नमस्कार दोस्तों, आप इमेजिन करो हमारे आसपास की सोसाइटी में, समाज में और पूरे देश में करप्शन बिल्कुल भी ना हो तो हमारा देश कैसा होगा। सोचिए, एक ऐसा देश जहां के सरकारी अस्पतालों में आजकल न ढंग की व्यवस्था होती है और ना ही पूरी तरह दवाइयां उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से गरीबों को इलाज करवाने के लिए कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस अस्पतालों में ढंग की व्यवस्था होगी, दवाइयां पूरी तरह मिलेंगी, जिससे गरीबों के इलाज में आसानी होगी। सरकारी स्कूल जहां पर आजकल ना ढंग की व्यवस्था होती है, ना ही ढंग के टीचर होते हैं, उन सरकारी स्कूलों में ढंग की व्यवस्था होगी, अच्छे टीचर्स होंगे और गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे। और आजकल की सड़कें जो लो क्वालिटी की बनी हुई होती हैं और उस पर चलने पर गड्ढे हो जाते हैं और कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, वो सड़कें अच्छी क्वालिटी की बनी हुई होंगी और चारों तरफ साफ सफाई होगी और आपको कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। एक ऐसा देश जहां पर सरकारी पैसा लोगों के विकास पर खर्च हो, सरकारी नौकरियां योग्यता देखकर मिले, ना कि औकात देखकर, जहां किसी गरीब को न्याय पाने के लिए बार बार कोर्ट और थाने का चक्कर ना लगाना पड़े। सुनने में ये एक आदर्श समाज जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां छोटे छोटे सरकारी कामों से लेकर बड़े बड़े घोटालों तक हर बार यह सवाल उठता है कि आखिर हमारे सिस्टम में करप्शन इतना गहरा क्यों है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करप्शन कहां कहां पर होता है, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, इससे किसको नुकसान होता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस करप्शन को कैसे खत्म किया जाए। ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए कि हमारे देश में करप्शन पूरी तरह खत्म ना सही, लेकिन काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्या है। तो भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रिश्वत लेना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने पद या अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल या अपने निजी लाभ के लिए करे, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई ग्राम प्रधान, जनता उसको चुनती है कि वो पूरे गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाएगा और पूरे गांव को एक आदर्श गांव में बदल देगा। लेकिन अगर वो ग्राम प्रधान लोगों की समस्या से ज्यादा खुद की जो निजी समस्या है उस पर ध्यान दे, अपना खुद का विकास करे, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस फील्ड में होता है। पहला है सरकारी दफ्तरों में रिश्वत। भारत में आम लोगों की समस्या ये होती है कि उन्हें छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जमीन का रजिस्ट्रेशन। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है। सरकारी लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, टैक्स से जुड़े मामले, इसको अक्सर पेटी करप्शन कहा जाता है। दूसरा है राजनीति और चुनाव में भ्रष्टाचार। कई बार चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कंपनियों से फंड लिए जाते हैं और बाद में चुनाव जीतने के बाद उन कंपनियों को फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव। लगभग सभी को पता होगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसको लेकर बहस भी हुई थी कि ये वोटर को खरीदने का एक तरीका था, जिससे महिलाएं भटक गईं और नीतीश कुमार को वोट दे डाली। और चुनाव में जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा स्तर पर ही सीमित नहीं है, एक ग्राम सभा स्तर पर भी अक्सर देखा जाता है। इसी वजह से भारत में चुनावी फीडिंग को लेकर कई बार बहस होती रहती है। तीसरा है सरकारी ठेके और परियोजनाओं में भ्रष्टाचार। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए सड़क, जल, रेलवे, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है, लेकिन कई बार ये आरोप लगते हैं कि इन परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार होता है। उदाहरण के लिए, किसी भी कंपनी को गलत तरीके से टेंडर मिल जाना और वो कंपनियां क्या करती हैं, कम गुणवत्ता वाले काम करती हैं और खर्च को कागज में ज्यादा दिखाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई सड़क कागज में तो बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन जमीन पर वो सड़क सही तरीके से बनी ही नहीं होती। ऐसे मामलों में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होता है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। और जहां तक टेंडर की बात करें तो अगर टेंडर गलत कंपनियों के हाथ में लग जाता है तो वो काम से ज्यादा अपने कमीशन पर फोकस करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुए कमल ध्यानी का डेथ केस। ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर जिन कंपनियों को टेंडर मिल जाता है उसका वो गलत इस्तेमाल करती है और उसकी सजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। चौथा है पुलिस और कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार। पुलिस व्यवस्था का काम होता है कानून और न्याय को लागू करना, लेकिन कई बार पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए, रिश्वत लेकर केस को कमजोर कर देना,
अगर कोई गरीब या कोई कमजोर व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने जाए तो उसके केस को इग्नोर करना। अगर अपराधी पावरफुल है तो उसके कार्रवाई में ढिलाई करना और प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करना। अगर किसी व्यक्ति के जान पर भी बात आ जाए तो पुलिस का उस काम में ढिलाई करना। कुछ मामलों में तो यह भी आरोप लगता है कि पैसे लेकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। हालांकि यह हर जगह नहीं होता, लेकिन 90% केसेस में यही होता है। पुलिस के लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है नोएडा के युवराज मेहता का केस। युवराज मेहता रात में कार ड्राइव करते हुए रोड से जा रहे होते और बगल में चार दीवारी से टकरा जाते हैं और उनकी कार एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वो गड्ढा किसी काम के वास्ते 1 साल पहले उसका खुदाई किया जाता है, लेकिन बीच में उसका काम रोक दिया जाता है और वो गड्ढा सालों तक वैसे पड़ा रहता है। उसी गड्ढे में युवराज मेहता गिर जाते हैं। गिरने के बाद युवराज मेहता अपना बचाव करते करते कोशिश करते करते कैसे भी करके कार के ऊपर आ जाते हैं और अपने फोन का टॉर्च जलाकर हेल्प मांग रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, NDRF वाले भी आ जाते हैं, लेकिन कोई ठंड की वजह से पानी में नहीं उतरता है। यहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही होती है, जहाँ पर किसी के जान की भी बात आ जाती है, लेकिन वो ठंड की वजह से पानी में नहीं उतरते। 4 घंटा तड़पने के बाद युवराज मेहता की डेथ हो जाती है। इतना बड़ा लापरवाही पुलिस करती है आजकल। हालांकि उनकी सैलरी टाइम पर हर महीने आ जाती है, लेकिन फिर भी उनसे अपना ड्यूटी तक संभाला नहीं जाता। 5वां है शिक्षा और भर्ती में भ्रष्टाचार। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार समय समय पर सामने आती ही रहती। इन मामलों से सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को होता है, क्योंकि जो छात्र सालों मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जब भी ऐसे मामले होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके सालों मेहनत करने के बावजूद भी सिस्टम ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SSC CGL 2025 का मामला। उसमें क्या होता है कि छात्रों का सेंटर इतना दूर कर दिया जाता है जहां का यात्रा करना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे कि कोई छात्र अगर उत्तर प्रदेश का है तो उसका सेंटर जाकर अंडमान निकोबार में कर दो। इस हद तक छात्रों के साथ बदहाली की जाती है और ऐसे मामले गलत कंपनियों को टेंडर देने की वजह से होता है। इससे सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उनका सपना टूट जाता है। 6वां है स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए अस्पतालों में दवाइयों की कमी होना और वही दवाइयां बाहर मेडिकल स्टोर पर मिलना, कंपनियों और डॉक्टरों के बीच कमीशन के आरोप, और कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में अनावश्यक टेस्ट और दवाइयां लिखी जाती हैं। हालांकि यह हर डॉक्टर या अस्पताल पर लागू नहीं होता, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है। यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कई अस्पतालों में तो यह भी देखने को मिलता है कि अस्पतालों में सही तरीके से व्यवस्था नहीं होती है, ना ही बेड होते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ना उन्हें रहने की व्यवस्था, ना अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था और ना ही पूरी तरह दवाइयों की व्यवस्था। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भ्रष्टाचार सिर्फ किसी एक विभाग में नहीं है, बल्कि यह कई हिस्सों में बटा हुआ है। और शायद यही वजह है कि आज भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सिस्टम और समाज दोनों की चुनौती बन गई। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्यों है? तो पहला है पैसे का लालच। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार होता है और निगरानी करने वालों की कमी होती है तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं थोड़ा गलत काम करूंगा भी तो कोई देखने वाला तो है नहीं कि कोई जिम्मेदारी लेगा तुम्हें गलत काम नहीं करना, तो कोई निगरानी ही करने वाला नहीं रहेगा, तो करप्शन तो होगा ही। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी की कमी। जब भी सरकारी फैसले खुलकर सार्वजनिक नहीं होते हैं तो करप्शन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जनता तक पूरी जानकारी, सही जानकारी पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से कोई गलत काम भी होता है तो जनता को उसकी खबर ही नहीं होती, तो शिकायत करेगा कौन? और शिकायत कोई करेगा नहीं तो करप्शन तो होगा ही। तीसरा है धीमी न्याय व्यवस्था। अगर मामलों का फैसला देर से होता है तो भ्रष्टाचार करने वालों का डर कम हो जाता है, कम क्या इनफैक्ट खत्म ही हो जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों को ये लगता है कि अगर मैं कोई गलत काम भी करूंगा तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसका फैसला आने में देर लगेगा और जब तक फैसला आएगा तब तक मैं कोई व्यवस्था कर ही लूंगा। इसीलिए न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि फैसला जल्दी हो। अगर फैसला जल्दी होगा तो न्याय भी होगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। चौथा है सामाजिक मानसिकता। कभी कभी आम जनता खुद छोटे मोटे भ्रष्टाचार को सामान्य मानकर सहन कर लेती है, और यह भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चुप रहना कभी कभी गुनाह बन जाता है। और भ्रष्टाचार का असर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, इसका देश पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे विकास धीमा हो जाता है, जनता का विश्वास कानून पर से उठने लगता है और सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार अगर इतनी बड़ी समस्या है
तो इसका समाधान क्या है? तो सच तो ये है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ईमानदारी। भ्रष्टाचार अक्सर वहाँ होता है जहाँ पर फैसले छिप कर लिए जाते हैं। अगर सरकार के फैसले, ठेके, पैसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने हो तो गलत काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए आज कई सरकारी वेबसाइटों पर सरकारी परियोजनाओं का पूरा डेटा उपलब्ध होता है, लेकिन जनता के पास कोई पावर नहीं होता है, मजबूत पावर नहीं होता है कि अगर गलत काम हो रहा हो और वो जाकर शिकायत करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो इसके लिए सरकारी परियोजनाओं के लिए मजबूत जांच एजेंसी बनना चाहिए, जो कि इन परियोजनाओं का डीपली इंक्वायरी करे, उसको देखे कहाँ पर क्या हो रहा, कितना काम हो रहा, कितना हुआ, कितने दिन में होगा, सब कुछ जांच करे। अगर इतना किया जाए तो हो सकता है कि काफी हद तक भ्रष्टाचार को हम अपने काबू में कर सकते हैं। इससे जनता के पास भी पावर होगा और मजबूत जांच एजेंसियां भी होंगी, तो भ्रष्टाचार करने वालों को डर होगा और उनका यही डर उनको भ्रष्टाचार करने से रोकेगा। दूसरा है मजबूत जांच एजेंसियां। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां मजबूत और स्वतंत्र हो। जब भी कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है और जांच निष्पक्ष होती है तो गलत काम करने वालों में डर पैदा होता है। और ये मजबूत एजेंसियां सिर्फ सरकारी परियोजना में नहीं बल्कि हर फील्ड में होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सभी में। तीसरा है तेज न्याय व्यवस्था। कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट का फैसला आने में देर लग जाता है। अगर ऐसे मामलों में न्याय व्यवस्था तेज हो जाए तो भ्रष्टाचार करने वालों को सजा जल्दी मिल सकती है और इससे और लोगों को भी संदेश जाता है। सबसे जरूरी समाधान है जागरूक नागरिक। जब लोग सवाल पूछते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम बदलने लगता है। और देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए सबसे बेटर होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, यह हमारे भी हाथ में है कि हम गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर जांच एजेंसियां मजबूत हो जाए और एक रोड मैप बनाकर सरकार चले तो आने वाले समय में हम भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे। वैसे आपके हिसाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।